जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कल हम लोगों ने देखा था नंबर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा था और एग्जाम्पल सहित समझाई थी मैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस आंसर को डिटेल से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आपको अगर मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगे और यह समझ में अच्छा आता है तो मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के आगे वाला पार्ट को। कल हमने थोड़ा सा देख लीजिए, कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। पहला टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 से लेके अनंत तक की संख्याएं। और फिर होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर के अंतर्गत जो नेचुरल नंबर होता है उसमें यदि जीरो को भी साथ में ले लिया जाए तो होल नंबर में हम लोगों ने देखा था जीरो को भी ले लिया जाता है साथ में। तो जैसे ही जीरो उसमें ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो वो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाती है। और होल नंबर, चलिए तीसरा हम लोगों ने नंबर ऑफ टाइप्स में पढ़ा था इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के अंतर्गत हम लोग माइनस वाली जितनी भी संख्या नंबर्स होते हैं और प्लस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इंटीजर में सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। अगली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में लिख देना। जैसे ही p बटे q के रूप में हम संख्या को लिखते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब होता है इरेशनल नंबर। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में लिखी जाती है, यानी p बटे q के रूप में इनको नहीं लिखना है। ये किस में लिखी जाती हैं, अंडर रूट में लिखी जाती है। और हमेशा एक क्वेश्चन आता है आप लोग के 9th में मेन एग्जाम में कि पूछा जाता है क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछा जाएगा सत्य या असत्य में, तो आप लोग बताओगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगली संख्या है हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर को जानते हो, रियल नंबर का मतलब होता है जितनी प्रकार की हम लोगों ने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, सभी नंबर को इकट्ठा एक थैले में भर दो या रख दो एक थैले के अंतर्गत। सभी जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं p बटे q के रूप में, और अपरिमेय संख्याएं जितनी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं में संख्या जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्या को इकट्ठा एक समूह में रख दीजिए। उस समूह का नाम हम लोग क्या देंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। समझ में आया बच्चों? धीरे धीरे देखते जाइए, आपको मैं नंबर सिस्टम को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगी कि आपको इस नंबर सिस्टम में आगे चलकर भी कभी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे स्लाइड में हम लोगों ने अच्छी तरीके से परिमेय संख्या समझ लिया था, एग्जाम्पल को भी कुछ समझ लिए थे, और 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस एग्जाम्पल को मैं भी अच्छी तरीके से बताई थी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या शून्य, सॉल्व करो इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
हेलो बच्चों, मजा आ रहा ना पढ़ने में? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे ये पूछा जाता है, आपको वो शून्य लिख के दिया, बोला क्या ये एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, आप हम लोग क्या इसका आंसर देंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो आदि? मैम इरेशनल नंबर को एक और बार पढ़ाइए, इरेशनल नंबर को एक बार और समझा दूं? चलिए समझ लीजिए इरेशनल नंबर को एक बार और। हाँ चलिए, इरेशनल नंबर नहीं समझ में आप लोगों को, चलिए समझाती हूँ। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्या का जैसे हम लोग परिमेय संख्या पढ़े ना कि p बटे क्यू के रूप में होती है परिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p बटे क्यू के रूप में नहीं होती हैं। ओके, जो संख्याओं को हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। याद रखिए जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमेशा उनको रूट में ही लिखा जाता है, उनको किसमें लिखा जाएगा? रूट में लिखा जाता है। तो ये संख्या जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, मेन आपका परिमेय संख्या अगर समझ में आ गई ना बच्चों, तो अपरिमेय संख्या आराम से ही समझ में आ जाएगी। परिमेय का मतलब होता है p बटे क्यू, और अपरिमेय का मतलब होता है p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके, आ गया समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा। अभी जब हम लोग इसका क्वेश्चन से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या इसका पढ़ रहे थे अपन लोग, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। 0/1 हम लोग कर सकते हैं, और जैसे ही इसको 0/1 किए ना, यानी p बटे क्यू के रूप में इसको लिख दिए, तो ये क्या बन गई? हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो इसका आंसर होगा हाँ, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए अच्छे से बता दू, लिख दूं मैं इसमें आंसर इसका। लिख लीजिए इसका आंसर। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सॉरी क्योंकि 0 को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल 0/1। आ गया समझ में? कोई भी हो, अगर 0 पूछा, अगर आपसे पूछ लेता 5 एक परिमेय संख्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोल सकते हो हाँ 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 5 को p बटे क्यू के रूप में यानी 5/1 हम लोग लिख सकते हैं। कोई पूछ ले आपसे 6 एक परिमेय संख्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? हाँ 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 6 को p बटे क्यू यानी 6/1 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं।
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोग को याद होगा कल मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ाया था शायद, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। उसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन है कि दिया है इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मेन इसका जो ट्रिक है क्या करना है आपको, ये देखिए कि इसमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 निकालना है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 + 1 कर देना, 6 + 1 कर देना है। इसका जोड़ना कितना आया, 7 आया। अब इस 7 जो आता है ना, उसको जो संख्याएं दी होती है ना, उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पहली लिख लीजिए, पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पहली परिमेय संख्या कुछ नहीं करना है, इस 3 को लेना है। तो 3 × 7 बटे 1 × 7 आ गया समझ में। 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 7 तिरिक 21 बटे 7 आ गया ना, सॉरी 21 बटे 7 आ गया। अब दूसरी परिमेय संख्या इसी प्रकार निकालते हैं। दूसरी परिमेय संख्या, अब देखिए दूसरी जैसी परिमेय संख्या कहां से करूं, जय हिंद बच्चों। चलिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, चलिए हम लोग कहाँ थे अभी, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था। चलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना था। पहली परिमेय संख्या हम लोग निकाल चुके थे, 21 बटे 7 आया था। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग दूसरी संख्या का यूज करते हैं, यानी 4 और 4 में ऊपर नीचे यानी अंश में और हर में क्या 7 का क्या गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 × 7 कर दिए है और नीचे कुछ नहीं है, 4 अगर लिखा है और 4 के तो हम 4 बटे इसको लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या के नियम से होता है ना, p बटे q के रूप में, इस नियम से हम लोग 4 बटे 1 लिखे। तो इसमें 4 × 7 और 1 × 7 तो आ जाएगा इसमें 7 चौक 28 और बटे 7। अब देखिए हमारे ये जो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 आए ना, इसके बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे क्रम से। 21 के बाद क्या आता है, देखो बच्चों आंसर हमारा हो जाएगा 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या निकाल आई ना, है ना। कितना इजी, कितनी इजी तरीके से छोटी सी ट्रिक के द्वारा हम लोग 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आसानी से 2 से 3 लाइन में निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 बटे 4 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें इन दो भिन्न दी हुई हैं, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, उसी ट्रिक्स को देखते हुए। 5 परिमेय संख्या निकालना यानी क्या हो जाएगा, 5 बटे 1 बराबर 6 हुआ। अब हमें कुछ नहीं करना, इस 6 का इस पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा और दूसरी संख्या में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। देखिए जाए यहां से हो जाएगा पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 बटे 4 गुणे 6 और गुणे 6। कुछ नहीं करना, 3 बटे 4 जो दिया है ना, तो 6 का ऊपर नीचे इस संख्या में 3 बटे 4 में 6 का ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 तरीक 18 हो गया और 6 चाको 24 हो गया, आ गया ना। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं।
तो दूसरी परिमेय संख्या हमारी आ जाएगी 4/5 गुणे 6, और यहां भी गुणे 6 आ गया बच्चों, आ गया समझ में बच्चों? मजा आ रहा है ना क्लास में? बताते नहीं हो कमेंट करके? समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही आसानी तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले बिना किसी डाउट के। 6 चाको 24 बटे 6 पंचे 30। चलिए 18/24 और 24/30 के बीच हम कितनी परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे? 5 परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल लेंगे। कैसे आ जाएगी देखो? हाँ 3/4 और सर ये क्वेश्चन से गलत लिखा क्या? हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, 3/4 और 4/5 नहीं है, 3/5 और 4/5 है क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, तभी तो इसका सॉल्व, सॉरी सॉरी बच्चों, क्वेश्चन से हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, सॉरी। चलिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं उसी प्रकार, बढ़िया। ये यहाँ जो 3/4 लिखा है, यहाँ 3/5 है बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये हमारी गलती है थोड़ा टाइप करने में। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए जल्दी से वही नियम अप्लाई करिए। 5 निकालना है तो 5/1 कर दीजिए, तो आ गया 6। हमारी पहली परिमेय संख्या कैसे निकल आएगी? पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, ये जो 3/5 दिया है ना, तो 3/5 गुणे 6 और नीचे भी गुणे 6, तो 6 3 18 और 6 पंचे 30, 18/30 आ गया। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या निकाल लीजिए। दूसरी परिमेय संख्या क्या आ जाएगा हमारा? क्या दिया हमारी दूसरी परिमेय संख्या? 4/5 दी हुई है, तो उसका 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो 6 4 को 24 आ गया बटे 30 आ गया। अब हम जितने 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या लिख लेंगे, क्रम से लिखना, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। 18 के बाद क्या आता है? 19, तो हमारा आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? चलो बता दो जल्दी जल्दी आंसर। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आ गए ना। 1 2 3 4 5 आ गई ना आंसर हमारा। कितना आसानी तरीके से आंसर आ गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया धीरे धीरे और आराम से समझते हुए हम अपने आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो क्या दिया है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अच्छा ये बताओ बच्चों कि जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? अभी बताई ना मैं इससे पहले वाले वीडियो में, और आज भी रिवीजन करवाया है थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाती है। और हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 लगा दो, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है? तो हाँ आती है ना। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है ना,
तो यही पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ सही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। जो हमारा पूर्णांक होता है ना, वो प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को मिलके बनता है। जैसे मान लो दिया है -2, ये भी एक पूर्णांक है। अगर यहाँ दिया +2 तो ये भी एक पूर्णांक है। अगर मान लीजिए दे दिया -5 तो ये भी हम क्या बोलेंगे, इसको पूर्णांक बोलेंगे। अगर यहाँ दे दिया 6 तो ये भी एक क्या पूर्णांक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता। दूसरा प्रत्येक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी हमारा क्या होगा, गलत ही होगा। क्यों, देखिए बस देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अच्छा ये बताइए, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, 4/5 यानी P/Q। तो क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये जो संख्या हमारी लिखी हुई है क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है? कहीं आपको दिख रहा है 4/5 इसमें? नहीं दिख रहा ना, तो कैसे होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, गलत होगा। आगे समझ में बच्चों? चलिए, ये जो 1.1 प्रश्नावली यहां से हमारी समाप्त होती है प्रश्नावली। अब हमारी अगली प्रश्नावली शुरू होगी 1.2। ठीक, कौन सी प्रश्नावली शुरू होगी, 1.2। इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं। अभी तक अपरिमेय संख्या तो हम लोग ने पढ़ा कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में संख्या नहीं लिखी रहती, उसको ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं, ये चीज हम 1.2 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। सभी प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा में तो आसानी से दर्शा लिया जाता है, लेकिन जब अपरिमेय संख्या की बारी आती है तो थोड़ा सा उसमें संख्या रेखा में उसको दर्शाना क्या हो जाता है, हमारा टफ हो जाता है। तो वही चीज, वही क्वेश्चंस को हम आज सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इनको संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे, या बोला जाए कि संख्या रेखा में इनका कहाँ कहाँ पास स्थान होता है। चलिए 1.2 के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक अवास्तविक संख्या होती है। रेशनल नंबर, चलिए नीचे दिए हुए कथन को हम लोग पढ़ना है और पढ़ करके इसका आंसर देना है। अच्छे से पढ़ना ध्यान से। अभी मैंने आपको परिमेय संख्या भी पढ़ाया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ाया है, और रियल नंबर पढ़ाया, और होल नंबर पढ़ाया। हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल नंबर भी पढ़ा। इन्हीं सारे जिसकी परिभाषाएं बहुत अच्छी तरीके से जो आपको समझाई हूँ, उन्हीं परिभाषाओं को ध्यान में रखते ही इन क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ सही है। देखो, वास्तविक संख्या का मतलब मैंने आपसे बोला कि रियल नंबर जो दिया रहता है यहाँ, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक बहुत बड़ा भंडार है जिसमें हम सभी प्रकार की धनात्मक संख्या, जितनी प्रकार की दुनिया में संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, यानी रियल नंबर के अंतर्गत आती है।
तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आती, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, सॉरी रियल नंबर नहीं, और नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, जितने प्रकार की नंबर्स होते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक यानी रियल नंबर के अंतर्गत आती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी √2 या √3 या √5 क्या एक वास्तविक संख्या है? तो हाँ, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रकार की परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप का होता है जहां एक प्राकृत संख्या होती है। ये पूछा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, √m लिखा है यहां पास बच्चों, यहां √m आएगा। ओके, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां एक प्राकृत संख्या होती है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसे देखिए, आप लोग ये बोलो, ये बताओ कि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ये तो सही है, चलो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जैसे हमारी जो ये मान लो संख्या रेखा दी हुई है, दी है ना संख्या रेखा, यहाँ 0 होता है, यहाँ धनात्मक संख्याएं होती हैं और यहाँ होती है हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है ना बच्चों। तो देखिए ये पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी जो ये प्रत्येक बिंदु हमारा दिया हुआ है क्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं, √2 के √m के रूप में भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं √2, √4 ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा कि √2 का वर्गमूल, √5 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है ना। तो आपसे यही होगा, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है √m के रूप में नहीं होता है। अब जहां यम हो गए हैं, यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा में हमारे हमारे ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं और धनात्मक भी संख्याएं होती हैं। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो वर्गमूल हो सकती हैं, √m के रूप में उनको लिखा जा सकता है, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको अंडर रूट के अंतर्गत या √रूट में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा? गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बच्चों? इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय। अभी मैंने आपको ये बताया कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं क्या होता है? जो कलेक्शन होता है। तो इसमें ये पूछा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से। आपसे ये पूछा, ये क्वेश्चन को समझिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा कि √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। आपसे कोई पूछा √9 इसका वर्गमूल क्या होगा? 3। आपसे कोई पूछा √16 इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा ना। तो आपसे ये पूछता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी ये जो हम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकाले हैं क्या सब अपरिमेय होते हैं? नहीं, ये परिमेय भी हो सकते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये एग्जांपल दी हुई है।
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल आप निकालोगे तो अपरिमेय कभी भी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। और यदि नहीं तो उदाहरण आपको आपके सामने उदाहरण है, √4 दिया है, √9 दिया है, √16 दिया है, इसी प्रकार √25 भी हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी 5 होगा। तो क्या जो ये वर्गमूल आया है 2, 3, 4, 5 के अपरिमेय संख्या? ये नहीं, ये क्या कहलाएंगी? हमारे परिमेय संख्या। इनको हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ये तो सभी ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप लोग बता देना आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आइए मेन क्वेश्चंस पे। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हर संख्या को तो आप लोग संख्या रेखा में दर्शा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि आप इस संख्या रेखा पे 1, 2, 3 और यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे ही होता है बहुत सारा। तो आपसे कोई पूछा चलो इसमें 3 को दर्शाओ, तो आप लोग आराम से बता दोगे ना कि यहाँ 0 से चल के यहाँ 3 आएगा। आपसे कोई पूछा 2.5 को दर्शाओ, तो आप 2 के आगे थोड़ा सा 5 कदम चलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2.5 आएगा। अब आपसे अगर कोई पूछ ले √3 को दर्शाओ, तो क्या थोड़ा सा आपको अजीब लगता है ना कि √3 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो इस √3 को संख्या रेखा में कहाँ स्थान देना है, इस चीज के लिए एक नियम है हमारे पास, एकीक नियम। एकीक नियम। ये एकीक नियम की सहायता से, इस एकीक नियम की सहायता से हम लोग √5 को संख्या रेखा में एक स्थान देंगे, या संख्या रेखा में उसको दर्शाएंगे कि आखिर √5 संख्या रेखा में होता कहाँ है। चलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना बच्चों। इस √5 को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए कौन सा नियम है बच्चों? एकीक नियम। पहले तो इसमें एकीक नियम, इस एकीक नियम की मदद से हमें क्या, इस एकीक नियम में लेना, अच्छा करना क्या है? इस एकीक नियम में हमें जो हमारी संख्या रेखा के अंतर्गत जो लंब आएगा उसको भी एक लेना है, और जो आधार होगा उसको भी हमें क्या लेना है? एक ही लेना है। इसलिए इस नियम को क्या क्या नाम दिया गया है? एकीक नियम। यानी हमको लंब भी एक ही लेना है और आधार भी क्या करना है? एक ही लेना है। और लंब आधार जब आपको पता चल जाएगा तो एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के में एक फार्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक बात और है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, जहां पास 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं आपकी अप्लाई होगी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारा यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करते हैं? हमेशा समकोण त्रिभुज में करते हैं। यानी जहां भी 90 अंश का कोण बनेगा वहीं अप्लाई, वहां आधार होता है, वहीं लंब होता है, और वहीं क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। ये जो कोण है ना, इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और जो आपको इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण। ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उसको बोलेंगे लंब। इस भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और आधार तो जानते हैं, बेस जिसके बल पे ये त्रिभुज खड़ा हुआ है। तो आधार क्या हुआ हमारा?
AC, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, आप लोग अगर आधार पहचान जाओगे ना, और कर्ण, कर्ण की पहचान होती है सबसे बड़ी वाली भुजा, तो कर्ण हो गई, और आधार का मतलब नीचे वाली भुजा जो जिसके बेस में आपका त्रिभुज खड़ा हुआ है, तो आधार हो गया। अब तो जो भी बचेगी आपकी भुजा, एक भुजा, वो क्या कहला जाएगी, लंब कहला जाएगी। तो ये है हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस थ्योरम के माध्यम से अगर आपको इन त्रिभुज में से दो त्रिभुज का मान पता है, तो एक त्रिभुज का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगेन अभी पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई, और एक एक नियम भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं दोनों नियम के हेल्प से, इन्हीं दोनों नियम की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, संख्या रेखा रेखा पे दर्शाना है, तो पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए आप। थोड़ी ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा में बीच में 0 होता है। इस साइड आओगे तो 1 2 3 और 4, और पीछे साइड बैक साइड आओगे तो -1 -2 -3, और यहाँ आएगा -4। आ गया, ये हमारी बन गई संख्या रेखा। अब देखिए संख्या रेखा तो बन गई, अब इसमें हमें -5 का सॉरी √5 को स्थान देना है, उसको जगह बताना है √5 को, कि आखिर ये वो रहेगा कहाँ इस संख्या रेखा में। सारी संख्याएं तो इसमें आ गई, अब √5 की भी का कहीं भी न कहीं तो घर होगा ना उसका भी, तो हमें उसका घर संख्या रेखा पे बताना है कि चलो भाई आपका घर यहाँ है और यहाँ आके आप रहो आराम से। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। मेन इसमें एक एक नियम है, एक एक नियम की सहायता से हमें क्या करना है कि ये जो आपको इसमें थोड़ा सा आपको चांदे की जरूरत पड़ेगी और प्रकार की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ पास आपको चांदा रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 लेना है यहाँ आधार, और इसी के जितना भी आप आधार लोगे ना, उसके ऊपर आप क्या ले लोगे, लंब, उतना ही क्या ले लेना है आपको, लंब। जित एक हमने आधार यहाँ 1 लिया, और यहाँ क्या लिया हमने, लंब भी 1 ले लिया। अब जब लंब लिया है तो इसको यहाँ से मिला दीजिए आप, ये बन गया समकोण त्रिभुज, बन गया ना, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसे ही यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, इसका एक नाम दे दीजिए बच्चों, नाम थोड़ा सा दूसरे कलर में दीजिए तो समझ में भी आएगा, है ना। ए आ गया इसका यहाँ नाम, इसका बी नाम आ गया, और इसका सी नाम आ गया। आ गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसका ये आधार बना, ये कर्ण बना, ये बना हमारा समकोण त्रिभुज बना। इसका नाम भी हमने क्या दे दिया, ए बी सी। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार भी 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 मीटर, जैसा भी आपको लेना हो, यानी एक लेना है, एक एक नियम के हिसाब से एक आधार रहेगा, एक लंब भी रहेगा। अब आपकी मर्जी है, 1 सेंटीमीटर लो, 1 मीटर लो, 1 किलोमीटर लो, जितनी आपका इच्छा हो उतना लो। एक हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया और 1 सेंटीमीटर ऊपर लिया। चलो, अभी हमने आपसे बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि अगर दो भुजाओं का मान मालूम है तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे आसानी से। तो आप यहां लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, चलिए इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले हमारा क्या नियम होता है, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आ गया बच्चों। चलिए, हमारा कर्ण क्या है, मैंने आपसे बोला था ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, यानी ए बी का वर्ग बराबर लंब क्या दिया हुआ है, ये हमारा लंब होगा BC, तो क्या जाएगा BC का वर्ग प्लस
आधार देखिए जिसके बल पे आपका ये त्रिभुज खड़ा है, AC का स्क्वायर आ गया। चलिए AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC का मान कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर का मान आएगा आपका 112 और √2 आ जाएगा, √2 आएगा, सॉरी अभी √2 नहीं, आप बोलोगे इधर कि फिर √2 कहां से आ गया, ये भी बताइए, तो पहले ही मैं बता दूं, 1 कितना हो गया, यहाँ 2 हुआ, और ए बी का मान हमें निकालना है, तो देखिए ए बी बराबर ये जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा यहां से, जैसे ही स्क्वायर को यहाँ ए बी बराबर यहाँ 2 दिया है ना, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो ए बी बराबर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो इसके रूट में स्क्वायर सॉरी 2 में क्या चढ़ जाएगा, √, चढ़ जाएगा स्क्वायर में। ए बी का मान हमारा क्या आ गया, √2, तो यहां लिख दीजिए ए बी का मान कितना आ गया, √2 आ गया बच्चों। आप संख्या रेखा को थोड़ा और नीचे सरक, क्योंकि इसमें और निकालना है ना, तो एक काम करती हूं मैं थोड़ा, बढ़िया से समझा देती हूँ, लिख देती हूँ पहले, जिससे कि ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ 2, तो नहीं तो फिर अभी आप लोग मिस्टेक करने लगोगे ना, तो यहां से हो जाएगा ए बी का मान कितना हो जाएगा, √2 आ गया ना, ए बी का मान √2। आप चलिए संख्या रेखा फिर से अब एक अच्छी संख्या रेखा बना लीजिए, बढ़िया से साफ सुथरी, वही वाली है, बस थोड़ा सा मैं उसमें जगह कम होने की वजह से मैंने उसको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया है। 2 3 4 यहाँ आ जाएगा -1 -2। मजा आ रहा है ना बच्चों पढ़ने में क्लास में, हटेगा तो इसमें एक करनी चढ़ जाएगा, किस चढ़ गया ना करनी, तो देखिए √3 का मान भी डिसाइड हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ गया ना √3। अब √3 आ गया, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पास एक आप रखिए प्रकार को, यहाँ पास प्रकार, जैसे ही आप यहाँ प्रकार रखेंगे ना, तो प्रकार को जैसे ही यहाँ रखो, यहाँ पास एक प्रकार को रखिए, और फिर से आप एक इसमें रखिए, पेंसिल आप इसमें लगाइए, अलग कलर कर दूं समझ में आएगा, यहाँ पास प्रकार फिर से रखिए, और प्रकार रखने के बाद आपकी पेंसिल यहाँ आएगी, और यहाँ से एक घुमाना है चाप को, तो देखिए कहाँ आएगा ये इधर आ जाएगा, तो √3 आप हमारा √3 क्या यहाँ आ गया, हमारा √3 आ गया। √3 का मान कितना आता है, लगभग आता है हमारा 1.732, तो हमारा मान, संख्या रेखा हमारे थोड़ा सा यहाँ क्या है, कंजेस्टेड जगह ना होने की वजह से, जैसे ही आप प्रकार और चांदा का यूज हम लोग नहीं करते ना, इसलिए इसमें डायरेक्ट मान नहीं आता, इसका मान लगभग यहाँ पास आएगा, चाप जब मारोगे ना तो 1.7 क्या मान होता है, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो ये चाप मिटा दीजिए, ये वाला चाप नहीं मिलेगा, आ गया, √3 का मान निकल आया, √2 का मान निकला, √3 का मान निकला, इसी प्रकार √5 को निकालेंगे, तो 5 को निकालने के लिए भी वही संख्या रेखा का यूज करते हैं, देखिए संख्या रेखा का हमने यूज किया, फिर से √5 को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मेन आपका पॉइंट √5 ही है, यहाँ 3 और यहाँ होता है -1 -2 और -3,
चलिए अंडर रूट 5 निकालने के लिए हम लोग यहां से यहां निकाले, इसके बाद सॉरी इतना निकालने के बाद लगभग इसका मान यहाँ पास आएगा, तो इतना निकाल लीजिए आप, इतना ऐसा, और एक चौप बनेगा इधर 1.1 वाला आ जाएगा, सॉरी ये एक बना, फिर इसके बाद ऐसे गए तो इसका एक ये त्रिभुज बना हमारा, फिर अंडर रूट 2 ये आ गया, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट 3 आ गया, इसके बाद थोड़ा सा और ऐसे जाओगे और इसके बाद ऐसा आएंगे तो यहाँ पास हमारा आएगा अंडर रूट 5। अब देखिए अंडर रूट 5 का मान निकालते कैसे हैं, यहाँ आएगा हमारा अंडर रूट 5, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ए बी सी डी और इसका नाम भी ई दे दीजिए। आ गया समझ में। अब अंडर रूट 5 में निकालना है, तो अंडर रूट 5 निकालने के लिए हमने यहाँ पास फिर से एक चांदा रखा और 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद इसको फिर से हम लोगों ने इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद हमारा एक कर्ण बन गया। आधार आपका अंडर रूट 3 है और एक ही मान के चलना सबको, इसको भी एक मानो, इसको भी एक है, ये भी एक है, सबको एक मान के चल के इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए फिर से। तो इसमें लगेगी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए लंब इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1 और आधार क्या दिया है, अंडर रूट 3 दिया है ना, तो लंब दिया है 1 और आधार दिया है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। निकालिए इसको, 1 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा। इसके बाद चलिए देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 तो आ जाएगा 4, कर्ण बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ अंडर रूट आ गया हमारा 4, तो यहां हमारा मान होगा ये क्या आ जाएगा, हमारा मान अंडर रूट 4 आ गया यहाँ। इसी प्रकार अंडर रूट 4 निकल गया। अब इसी प्रकार अंडर रूट 5 का भी मान निकालेंगे, तो यहाँ फिर एक चांदा रखो, इसके बाद फिर एक खींचो ये, इसके बाद यहां से मिला दो ये, तो ई आ गया, यहाँ एफ हो जाएगा। अब यहां से इसका 1 मीटर खींचना है फिर से, और जो हमारा अंडर रूट 4 आएगा वो इसी का आधार बनता जाएगा। जो मान आते जाएंगे ना उसके क्या बनते जाएंगे, हमारे आधार बनते जाते हैं। तो अंडर रूट 4 अब इसका आधार हो जाएगा और इसका लंब हो जाएगा ये। चलिए फिर से लगाइए, ये हो गया उसका मान दूसरे का अंडर रूट 4 का। इसके बाद लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें लंब 1 है, देखिए ये लंब 1 है और आधार क्या है, अंडर रूट 4 है, तो आ जाइए लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या निकला है, देखिए आखिर हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए, अंडर रूट 5 तक पहुंच गए। अब हमारे कर्ण का हमारा अंडर रूट 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पास हमारा कर्ण का मान क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया अंडर रूट 5। अब कुछ नहीं करना बच्चों, यहां से उठाना है, यहाँ आपको अपना प्रकार रखना है और प्रकार को लेकर के आप जैसे ही प्रकार रखोगे तो यहाँ से एक चाप खींचते जाना है। जैसे ही चाप खींचोगे ना तो आपका कहीं पास ऐसे ही चाप खींचते हुए यहाँ कहीं मान आएगा आपका अंडर रूट 5 का। ओके, तो अंडर रूट 5 का मान आप निकाल लोगे ना, अंडर रूट 5 को दर्शा दोगे संख्या रेखा पे। एक ही संख्या रेखा पे हम लोगों ने पहले अंडर रूट 2 का मान निकाला, फिर अंडर रूट 3 का मान, फिर अंडर रूट 4 का मान, फिर अंडर रूट 5 का मान निकाला। तो इसी प्रकार आपको इस पूरे क्वेश्चंस में एक एक नियम को याद रखना है और पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। और इसमें थोड़ा सा आपको चांदे की जरूरत पड़ेगी और प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी। बिना चांदे और प्रकार के क्वेश्चंस का जो मान होगा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जब आप चांदे और प्रकार का यूज करोगे ना तो उसका मेन मान अच्छे से निकलेगा। चलिए समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन ये